नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा ले चलते हैं आपको जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर काउंटर टेररिज्म पर पीसी कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, ये 1962 का भारत नहीं, 2022 का भारत है, जिसने दुनिया में भारत की नई पहचान बनाई। चाहे योग हो तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए, दुनिया के दो देशों में युद्ध चल रहा हो तो शांति की बात कर कि ये युद्ध का समय नहीं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को बताया कि कहां पर चलना है, क्या आगे का रास्ता है, और दुनिया ने उसको सराहा है। आज वैश्विक महामारी के समय 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन करके और दुनिया के 170 से ज्यादा देशों को मदद पहुंचाकर भारत ने एक नई पहचान बनाई है। ये पहचान हर क्षेत्र में बन रही है और यही तो नए भारत की, सशक्त भारत की पहचान मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। अरविंद केजरीवाल ने कल कहा है कि अगर उनकी बात मानी जाए, उनकी से सलाह दी जाए तो चाइना को भारत के सामने भीख मांगनी पड़ेगी। देखिए, जो लोग अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए आतंकवादी समर्थकों के घरों में जाकर रहते हैं, कई कई घंटे और रातें बिताते हैं, जो भारत के जवानों की सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रशंसा चिन्ह खड़ा करते हैं, वो अपनी सलाह अपने पास ही रखें। धन्यवाद। तो काउंटर टेररिज्म पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना और बताया कि अब भारत बदल चुका है, भारत अब सशक्त हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा कि जो सेना पर सवाल उठाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर जो सवाल उठाते हैं, उनकी सलाह की जरूरत मोदी सरकार को बिल्कुल भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंक खत्म किया गया है। 2014 के बाद आतंकियों को खत्म किया है, ये दावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। भारत की नीति आतंक के खिलाफ है। चलिए अभी सीधा रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। लोकसभा चुनाव 2024 का खाका तैयार करने के लिए बीजेपी आज दिल्ली में बंगाल कोर ग्रुप की बैठक करेगी। ये बैठक सांसद सुभाष सरकार के आवास पर बुलाई गई है और इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांतो मजूमदार, लॉकेट चटर्जी और बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और साथ ही बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर भी चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल का दौरा कर ग्राउंड रिपोर्ट ले चुके हैं। बीते शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कोलकाता में बंद कमरे में यह बैठक की गई थी और साथ ही राज्य में आगामी पंचायत चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का भी जायजा लिया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली की याचिका पर सुनवाई होनी है। दोनों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। ईडी ने दोनों की जमानत याचिका का विरोध किया है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली की ओर से दायर जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में ईडी ने दोनों की जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कोर्ट से कहा था कि अगर राहत दी जाती है तो आरोपी जांच में बाधा डाल सकते हैं और न्याय की पहुंच से दूर जा सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये सुनवाई होनी है। ईडी ने दोनों की जमानत याचिका का विरोध किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज साकेत कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल ईडी का कहना है कि ये दोनों ही लोग, अगर इन्हें जमानत दी जाती है
तो ये जांच में बाधा डाल सकते हैं और न्याय मिलने में फिर देरी होगी। सहयोगी नमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमित, आज कोर्ट में अहम सुनवाई है, लेकिन ईडी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जमानत दी गई तो फिर जांच में बाधा डाल सकते हैं दोनों आरोपी। देखिए, बिल्कुल विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिकाओं पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। तो दिल्ली आबकारी नीति के खिलाफ जो एफआईआर लगी थी, उन एफआईआर में जिन लोगों का नाम था उसमें अभिषेक बोइनपल्ली और अभिषेक नायर, विजय नायर को आम आदमी पार्टी का थिंक टैंक में माना जाता है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसको सिरे से निकाला था, लेकिन आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं विजय नायर की इससे जरूर थे। हालांकि आज दोनों की ही जमानत याचिका पर सुनवाई है, लेकिन पिछली सुनवाई जब कोर्ट में हुई तो ईडी की तरफ से ये बयान दिया गया था कि अगर दोनों ही आरोपियों को जमानत दी जाती है तो ये दोनों आरोपी जो है न्याय में बाधा डाल सकते हैं। हालांकि आज दोनों ही, जो अभिषेक बोइनपल्ली है और विजय नायर है, दोनों के जो वकील है वो कोर्ट के अंदर कुछ अपनी तरफ से तर्क रखेंगे, सबूत देकर जाएंगे। हालांकि ये डिपेंड करता है कि दोनों को जमानत मिलेगी या नहीं, क्योंकि लगातार जैसे दिल्ली आबकारी नीति मामला है वो पिछले 2 से 3 महीनों में सुर्खियों में है। मनीष सिसोदिया पर भी आरोप लगे, लेकिन अभी तक मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत भी जुटा नहीं पाई है, ना ही सीबीआई जुटा पाई है। लेकिन अभिषेक बोइनपल्ली की बात करें या विजय नायर की बात करें, विजय नायर के घर पर देखिए, ईडी की लिस्ट में कई सारे नाम है, लेकिन कई लिहाज से आज की ये सुनवाई बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। उधर गुजरात के नवनिर्वाचित विधायक आज शपथ लेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सत्र के पहले दिन शपथ लेंगे नवनिर्वाचित विधायक। गांधीनगर में 182 विधायक आज शपथ लेने वाले हैं। योगेश पटेल दिलाएंगे विधायकों को शपथ। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। गुजरात विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक सत्र के पहले दिन शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल 15वीं विधानसभा के पहले सत्र में गांधीनगर में 182 विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 12 दिसंबर को 16 मंत्रियों के साथ भूपेंद्र पटेल ने 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं सत्र के दूसरे दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए भी चुनाव होगा। मेहुल हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहुल, आज गांधीनगर में 182 विधायक शपथ लेंगे। बिल्कुल, 15वीं विधानसभा के लिए 182 विधायक जो हैं वो आज शपथ लेंगे और उससे पहले विधानसभा परिसर में एक बैठक होगी जिसमें विधायकों को कल 1 दिवसीय सत्र मिल रहा है मंगलवार को, उनके लिए मार्गदर्शित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के 156 विधायक हैं, मैं आपको बताऊं। कांग्रेस के 17 विधायक हैं, 1 समाजवादी पार्टी से और 3 निर्दलीय है। और जिस तरह से देखा जाए कि 156 विधायक आज शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर योगेश पटेल, जो कि सबसे उम्रदराज भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तौर पर वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट से जीतकर आए हैं, ये लगातार उनकी 8वीं टर्म है विधानसभा में। और प्रोटेम स्पीकर के तौर पर वो सारे के सारे विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। मैं आपको बताऊं कि बनास डेयरी के चेयरमैन और धानेरा से विजेता हुए शंकर चौधरी है, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। और उपाध्यक्ष जो है वो शहरा विधानसभा से जीते जेठाभाई भरवाड़, उनका चयन हो चुका है। साथ बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मेहुल। उधर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार फिर से किसानों ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी है। भारतीय किसान संघ की ओर से आयोजित होने वाली किसान गर्जना रैली में भारी संख्या में किसानों के शामिल होने की संभावनाएं हैं। सूत्रों के मुताबिक इस रैली में 50 से 55 हजार किसान शामिल होंगे। ये किसान करीब 700 से 800 बस और 4000 प्राइवेट वाहन में आएंगे। इस मौके पर हरियाणा के गन्ना प्रमुख प्रताप सिंह खजूरी ने कहा कि आज किसानों की आय दिन पर दिन गिरती जा रही है। किसानों का कहना है कि गर्जना रैली पीएम मोदी को उनकी बात याद दिलाने के लिए निकाली जा रही है। पीएम मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी, इसीलिए सरकार को जगाने के लिए किसान आज दिल्ली में हुंकार भरेंगे। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस ने भी तैयारियां कर ली हैं। रामलीला मैदान और आसपास के इलाकों में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ट्रैफिक के प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली वालों को रामलीला मैदान की तरफ आने से बचने की सलाह दी है। सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनीषा, प्रधानमंत्री को वादा याद दिलाने के लिए एक बार फिर से किसान हुंकार आज भरने वाले हैं।
बिल्कुल चारुल, आज देखिए फिर से 50 से 55 हजार की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। शनिवार को ही इन लोगों ने कूच कर लिया था अपने अपने जिला और राज्यों से। ये लोग आगे की तरफ बढ़ गए थे। आज ये लोग दिल्ली के रामलीला में बैठकर प्रदर्शन करेंगे, विरोध जताएंगे और जो नीतियां हैं किसानों को लेकर उसके खिलाफ ये आवाज उठाएंगे। और साथ ही आपको बता दूं, जिस तरीके से डाइवर्जन आज किया गया है रूट्स का, उसमें दिल्ली की आम जनता को थोड़ी सी परेशानी होने वाली है, क्योंकि जो बाराखंबा रोड है वहां से लेकर गोल डाक खाना और गोल चक्कर रामलीला मैदान की तरफ जाने वाले हर रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है। और दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस लगातार इस पर गाइडलाइन भी जारी कर रही है और लोगों को अलर्ट भी कर रही है कि आज के दिन जितने भी दिल्ली वासी हैं वो रामलीला मैदान की तरफ जाने से बचे, क्योंकि वहां पर आप भारी ट्रैफिक में फंस सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर अपने ऑफिस जा रहे हैं या फिर किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं तो आपको उसमें डिले हो सकता है, लेट हो सकता है, क्योंकि हजारों की तादाद में आज किसान रामलीला मैदान पहुंचने वाले हैं। और ये आज के दिन हमें वो नजारा याद दिलाएगा किसानों जब की कई सारी बातें हैं, कई सारी मांगे हैं जिनको लेकर उन्होंने पहले भी प्रदर्शन किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वादा याद दिलाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया मनीषा इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर, आज कानपुर जाएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कानपुर जेल में इरफान सोलंकी से मुलाकात करेंगे। कानपुर जेल में बंद है सपा विधायक इरफान सोलंकी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को कानपुर देहात में बलवंत सिंह के परिजनों से मिलने जाएंगे और उसके बाद कानपुर जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से मिलने कानपुर शहर जाएंगे। कानपुर में तो जेल में विधायक और उनके भाई से मुलाकात करके कार्यकर्ता के घर जाएंगे और वहां से लखनऊ लौट जाएंगे। कानपुर जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुलाकात करेंगे। सहयोगी शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर, आज कानपुर जेल में ये अहम मुलाकात। बिल्कुल ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो गलती नहीं करना चाहते हैं जो आजम खान के मामले में हुई। जिस तरीके से खासी चीचा लेदर हो गई जब आजम खान जेल में बंद थे और उस समय पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन वो मिलने बहुत देर में गए। मीडिया ने बड़ी सुर्खियां बटोरी थी इस चीज़ को लेकर के। दूसरी तरफ इरफान सोलंकी, मामला उनके ऊपर गंभीर है और फरार चल रहे थे, सरेंडर किया है, फिलहाल कानपुर देहात की जेल में हैं और अखिलेश यादव उनसे मिलने जाएंगे। एक और जो ताज़ा मामला है वो ये भी है कि बांग्लादेशी एक नागरिक था, उसको इन्होंने पहचान करके और लेटर जारी किया कि नहीं मैं इसको भली भांति जानता हूँ और ये हिंदुस्तानी है वगैरह वगैरह। तो वो लेटर भी जो है उस मामले में भी इनके ऊपर मामला आ चुका है। लिहाजा अब ये देखना होगा कि जो अदालती प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो किस तरीके से चलती है, लेकिन जो पॉलिटिकल परसेप्शन होता है उसको बनाए रखने के लिए इरफान सोलंकी से मिलने अखिलेश यादव जाएंगे। साथ साथ इस बात की भी तस्दीक होगी कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं और जो मुस्लिम वोट बैंक है खास तौर से उसको भी इंटैक्ट करने की कहीं ना कहीं कोशिश होगी। चारुल, चलिए बहुत शुक्रिया शेखर इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हो रहा है। यह सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दूसरे दिन हेमंत सरकार अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। सत्र में प्रश्नकाल का भी आयोजन होगा। इसमें 13 दिसंबर 2022 तक मिले सवालों की चर्चा की जाएगी। सत्र के तीसरे दिन दूसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और इस शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। हालांकि सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में सत्र को शांतिपूर्ण चलाने पर जोर दिया गया। बीजेपी विधायकों ने भी बैठक कर सत्र को लेकर रणनीति बनाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के सारे सवालों के जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो हेमंत सरकार आज दूसरी बार अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज। सहयोगी कमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। कमल, आज दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा हेमंत सरकार की ओर से। बिल्कुल, दूसरा अनुपूरक बजट को लेकर के 20 तारीख को चर्चा होगी। हालांकि आज शीतकालीन सत्र के दौरान शोक प्रस्ताव के बाद कार्यवाही समाप्त होगी, लेकिन इससे अहम यह है कि इस पर हंगामा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि साहिबगंज में जिस तरह से एक युवती की हत्या कर दी गई, उसके 25 से ज्यादा टुकड़े किए गए,
उसको लेकर के भाजपा, जो विपक्ष की भाजपा है, वो रणनीति तैयार की हुई है, जो सदन के अंदर और सदन के बाहर हंगामा करेगी। इसके साथ ही जो नियोजन नीति को लेकर के हाईकोर्ट ने सरकार को, कहा जा सकता है, झटका दिया है और रद्द किया है, उसको लेकर के भी घेरने की तैयारी में है भाजपा। विपक्ष की जो मुख्य भूमिका में है। ऐसे में ये सत्र जो है हंगामेदार माना जा रहा है कि हंगामेदार होगा। जिस तरह से रेबिका पहाड़िन की हत्या की गई है साहिबगंज में, ये मामला पूरी तरह से झारखंड में गरमाया हुआ है, खास करके। और नियोजन नीति तो कहीं ना कहीं विपक्ष है पूरी तरह से सरकार को घेरने की तैयारी में। बिल्कुल, हालांकि यानी सरकार पूरी की तरह ओर से रणनीति बना ली गई है सरकार को घेरने की। बहुत शुक्रिया कमल इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के नए डीजीपी बनाए गए हैं। राजविंदर सिंह भट्टी आज पदभार संभालेंगे, बिहार के नए डीजीपी के तौर पर पदभार संभालेंगे। वहीं एसके सिंघल के बाद अब कमान संभालेंगे बिहार के नए डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी। आज पदभार संभालेंगे। भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। रविवार को बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा नए डीजीपी के नाम की अधिसूचना जारी की गई। पूर्व डीजीपी एसके सिंघल का कार्यकाल कल यानी 19 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद राजविंदर सिंह भट्टी को सूबे का नया डीजीपी बनाया गया है। सहयोगी संजीव राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, नए डीजीपी आज पदभार संभालेंगे। चारों राजविंदर सिंह भट्टी की जो बात है, कोई नया चेहरा नहीं है बिहार के लिए। बिहार में ये पटना के सिटी एसपी रह चुके हैं, उसके बाद पूर्णिया रह चुके हैं, कई ऐसे जिलों में ये एसपी रह चुके हैं। और इनको जाना जाता है कि बाहुबलियों को लगातार इन्होंने एक कह सकते हैं कि अपने कार्यकाल में सबको, कईयों को सलाखों पे पीछे किया। मुझे याद है कि 2005 का जब चुनाव था, उस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन जो एक नाम था सीवान के लिए, तो उनको किस तरह से दिल्ली से पकड़कर लाए थे। उसके अलावा कई जगह इन्होंने अपनी सेवा दी है। तो सरकार को, यानी कि बिहार सरकार को भरोसा है कि जिस तरह से शराबबंदी में सरकार की किरकिरी हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ रहा है, उसको लेकर यहाँ से, क्योंकि देखिए 5 नाम जो गए थे उसमें 3 नाम चर्चा में थे, जिसमें आलोक राज, राजविंदर सिंह भट्टी और एक और नाम था। तो बिहार सरकार ने, राज्य सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल नजर आई है बिहार में हाल के दिनों में, और ऐसे में नए डीजीपी के पास कई सारी चुनौतियां होंगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। श्रृंगार गौरी मामले में आज वाराणसी के जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत की ओर से दिए गए सर्वे के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की तरफ से दाखिल रिवीजन याचिका सुनी जाएगी। इससे पहले की सुनवाई सीनियर एडवोकेट के निधन की वजह से पूरी नहीं हो सकी थी। सहयोगी मदन मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मदन, कहा जा सकता है कि आज भी एक अहम सुनवाई है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में। बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जो है आज आदि विशेश्वर को लेकर के जो है आज जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी, जिसमें अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो है रिवीजन फाइल किया गया है। जिसमें अगर बात करें तो पिछले 17 नवंबर को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जो है आदेश दिया था कि जिसमें जो है ना केस की पोषणीयता को जो है माना था। उसके बाद जो है जिला जज की अदालत में जो है अंजुमन इंतजामिया ने रिवीजन फाइल किया है, जिस पर आज जो है सुनवाई होगी। लगभग 2 बजे के आसपास जो है ये सुनवाई होगी, जिसमें ये देखना होगा कि क्या आज क्या आदेश आ सकता है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया ने रिवीजन फाइल किया है। उस पर जो है ना उन्होंने कहा है कि इसको जो है फिर से एक बार जो है सुना जाए, क्योंकि जिस तरह से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का मामला है और कोर्ट ने जो है इस पर निर्णय लिया है कि इसे जो है ना सुनने योग्य माना है। जी चारू। चलिए, बहुत शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।